हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल ABC एग्ज़ाम प्रेप शुभम जैन में। तो अभी हम रेगुलर वीडियोस जिस टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे वो रहेगा हमारा नैब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम होएगा उसके रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर जो रहेगा हमारा प्रीवियस हम कुछ मंथ्स का कवर करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करेंगे इन MCQs फॉर्म। 18 जून को एग्ज़ाम होगा, अभी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 15 डेज़ का टाइम है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका 15 डेज़ में करंट अफेयर का प्रोबेबली जो पार्ट है वो कवर हो जाए। आपको जैसे पता ही है कि 80 क्वेश्चंस आपका जी के सेक्शन में आएंगे। 80 में से ये देखिए, अगर आपका स्टैट निकाल लें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन अगर आप स्टैट के निकाल भी दो तो 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपका करंट ओरिएंटेड रहेगा। करंट ओरिएंटेड इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा करंट रहेगा, लेकिन करंट और स्टैट का मिक्सचर होता है, यानी कि आपको स्टैट में भी आइडिया पता चल जाता है कि स्टैटिक टॉपिक्स में से जो करंट में टॉपिक रहे उनके रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, मेजरली अगर हम 30 क्वेश्चन में स्टैटिक्स पोर्शंस की बात करते हैं तो जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक रहेगा। आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, वहाँ पे आपका स्टैटिक रहता है। ठीक है, पॉलिटी में आपके कुछ कंसेप्ट होते हैं जो स्टैटिक रहते हैं, अदरवाइज वो आपका करंट में जैसे गवर्नर का टॉपिक न्यूज़ में है, प्रेसिडेंट न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक न्यूज़ में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैट से रिलेट करके। तो हम ये 50 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 18 जून का जो हमारा एग्जाम है नैब तहसीलदार के लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। दैट वाज क्रिएटेड इन 1944। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो आपको याद रखनी है। टू प्रमोट सेफ सिक्योर एफिशिएंट एयर ट्रांसपोर्टेशन अराउंड द वर्ल्ड। इस एजेंसी ने जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट है वो आपका सेफ हो, सिक्योर हो। ठीक है, और यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि जो ये ट्रांसपोर्ट है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे CO2 की एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, सो दैट कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो उन्होंने कोई स्कीम चलाई है जिसके थ्रू वो फंडिंग करते हैं कि आपका जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो या फिर वो CO2 कम रिड्यूस करे। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर बताना है कि आपको कहाँ पे लोकेटेड है। मैं ये आपको ये भी बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है या इंफॉर्मेशन है न्यूज़ में क्यों थी और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करूँ कि इसका जो आंसर है वो आपका मॉन्ट्रियल ऑस्ट्रेलिया। मॉन्ट्रियल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, मॉन्ट्रियल यहाँ पे कनाडा है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर पॉइंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि जो ये ICAO है 2% एनुअल फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। कहने का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी एयर ट्रांसपोर्ट में लेके आएंगे कि जो फ्यूल पहले यूज़ करता था, एक मान लो एरोप्लेन लगा लो आपका, ठीक है, उसका भी हम 2% क्या करेंगे, एफिशिएंट कर लेंगे, यानी कि 2% वो कम फ्यूल यूज़ करेगा बाई 2050। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ बाय 2050 एंड नेट जीरो बाय 2050। यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जितनी कार्बन वो इमिट करेंगे उतना ही कार्बन को वो एब्जॉर्ब करने के लिए भी सिस्टम बनाएंगे, इसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। बाय 2050 इसको करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया ने इस स्कीम को ज्वाइन करना है। इंडिया ने अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ये स्कीम है कॉर्सिया। ठीक है, इसके तहत इंडिया पार्टिसिपेट करेगा लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स के अंदर भी। ठीक है, फ्रॉम 2027 इस ईयर से वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा, अपने एयर ट्रांसपोर्ट का जो एमिशन होता है CO2 उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये न्यूज़ में था। तो इसका आपको इस बॉडी का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, मॉन्ट्रियल ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया कब ज्वाइन करेगा, क्या स्कीम है, कार्बन न्यूट्रल कब तक होना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ अबाउट एक केस न्यूज़ में था काफ़ी। एक्चुअली यहाँ पे जो मैं करंट अफेयर बना रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ पे सोर्स बता देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्लस द हिंदू। दो ही न्यूज़पेपर हैं जहाँ से हमने करंट अफेयर को मतलब पढ़ के वहाँ से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है जो न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है,
तो रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक केस था, न्यूज़ में था। आपको ये बताना है कि ये केस किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ये केस है आपका डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग। एक्चुअली ये केस क्या था कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रितु छाबरिया केस में ये बोला था कि अगर आपकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी वो होती है कि मान लो किसी पर्सन के ऊपर किसी एजेंसी ने केस किया और उसको क्या करना चाहती है, सज़ा दिलवाना चाहती है। जैसे मान लो ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ये आपकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। अगर ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी एक चार्जशीट फाइल करनी होती है सबसे पहले कोर्ट में कि इसके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, इनके पास प्रूफ क्या है, वो चार्जशीट बनती है। अगर 60 डेज़ में ये एजेंसी चार्जशीट फाइल नहीं करती है कोर्ट में, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बेल दे सकती है अंडर सेक्शन 161, 167, आपको नहीं याद होना चाहिए, बस आपको डिफ़ॉल्ट बेल पता होना चाहिए डिफ़ॉल्ट बेल क्या है। तो रितु छाबरिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इसको बेल दे दो क्योंकि ये अभी चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है हमारी इंडिया की, उन्होंने बोला कि अगर ऐसा आप एक ब्लैंकेट वर्डिक्ट इशू कर दोगे तो जो लोअर कोर्ट्स होंगी उनमें से अगर हम किसी बंदे के खिलाफ केस करेंगे तो वहाँ से डिफ़ॉल्ट बेल का ये रेफरेंस लेके छूट जाएंगे। तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए, ठीक है, करप्शन को रिड्यूस करना या काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो हमने ये वर्डिक्ट दी है वो सिर्फ इसी केस में इम्प्लीमेंट होएगी। इसको आधार बना के लोअर कोर्ट्स अपना कोई डिसीजन ना लें। लोअर कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स क्या कर सकती हैं, डिफ़ॉल्ट बेल को रोक भी सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को बेल देनी ही देनी है कि अगर वो 60 डेज़ में अपना चार्जशीट फाइल नहीं करता। तो ये डिफ़ॉल्ट बेल न्यूज़ में था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023, उसकी थीम है, इस थीम के साथ उसको सेलिब्रेट किया गया, स्कूल टू स्टार्टअप्स, ठीक है, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। स्कूल्स को हमने एक ऐसा इकोसिस्टम देना है कि जहाँ पे बच्चे क्या कर सकें, आप इनोवेशंस के थ्रू स्टार्टअप कर सकें अपना, ठीक है, जॉब सीकर ना होके जॉब गिवर बने वो, ठीक है, उनके माइंड को इग्नाइट करना है। तो टेक्नोलॉजी डे इस थीम के साथ मनाया गया। आपको ये बताना है कि वो टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी डे आपका 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में मनाया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिफाइन किया गया है। Technology Day is celebrated in India May 11 every year to commemorate the historic nuclear test carried out by India on May 11, 1998। इंडिया में मई 11 1998 को पोखरान राजस्थान में एक जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया था, ठीक है। किस कोड के अंदर, उस कोड का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के अंडर, ठीक है, वो आपका 1974 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बॉम्ब बन चुका था हमारे पास, ठीक है, 1998 में, ये जस्ट शुरुआत थी, यहाँ पे बॉम्ब नहीं बना था। तो स्टार्टिंग 1974 में हुई है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी डे है हम 1998 के केस में सेलिब्रेट करते हैं, स्माइलिंग बुद्धा, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, इस ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज टास्क्ड विद असेसिंग द स्टेट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इस बार जो आपका यूपीएससी प्रीलिम 2023 हुआ उसमें भी ये टॉपिक काफ़ी रहा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विद फैक्ट्स विद फिगर्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया की ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लेके यहाँ पे अभी एक असेस किया गया था, ठीक है, कि इंडिया का ग्राउंड वाटर कितना रिचार्ज होता है, कितना इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को, ठीक है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने वाला कंट्री है। वर्ल्ड का जितना भी वाटर है उसमें से 1/4 पार्ट ओनली इंडिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये रिपोर्ट है वो किस बॉडी ने बनाई है। तो ये रिपोर्ट जो है ये कौन सी बॉडी देती है, ये आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड देता है, ठीक है, अथॉरिटी नहीं, याद होना चाहिए आपको, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसने दी है। एक और रिपोर्ट भी न्यूज़ में थी जहाँ पे जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको एक्सेस किया गया है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर की बात आ रही है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ की बात आ रही है, और ज़्यादातर हम अगर बात करें तो मोर देन आई थिंक 90% है, वो हम नेक्स्ट अपने जो MCQ सेशन देखेंगे वहाँ पे कवर कर लेंगे। जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं वो आपकी रूरल एरियाज़ में अर्बन एरियाज़ में आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ किस स्टेट में मिलती हैं, वेस्ट बंगाल में मिलती हैं। ये भी एक रिपोर्ट है, वो हम किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये आपको पता होना चाहिए जो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो आपकी कौन सी मिनिस्ट्री की सब्सिडरी बॉडी है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की सब्सिडरी बॉडी है।
रिसेंटली ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इस तरह के क्वेश्चंस पीपीएससी बहुत पूछती है। अगर आप पिछले ईयर का नायब तहसीलदार का पेपर निकाल लो, पीसीएस का निकाल लो, या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर निकाल लो, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ये अभी न्यूज़ में है, ठीक है। आपको समुद्रगुप्त के बारे में भी पता होना चाहिए, जो आपके गुप्ता डायनास्टी के बहुत ही फेमस रूलर हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इट इज़ लॉन्च, ये ऑपरेशन किस अथॉरिटीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, और आपका इंडियन नेवी, एनसीबी एंड इंडियन नेवी दोनों ने मिलके इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये ड्रग के जो केसेस होते हैं आपके यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र वाले साइड, वहाँ पे जहाँ पे आपका स्मगल होके ड्रग्स इंडिया में एंटर करते हैं थ्रू द कोस्टल एरियाज, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, ड्रग मिनेंस को रोकने के लिए। उसके बाद है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, ये न्यूज़ में थी, कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में हुई है आपको ये पता होनी चाहिए। नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुई थी ये एक्सरसाइज से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, ये बॉडी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो इसके डायरेक्टर जब भी नए बनते हैं तो आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी जो डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद बने हैं, पहले आई थिंक प्रबोध जायसवाल थे, ठीक है। अभी के जो हैं वो आपको पता होने चाहिए प्रवीण सूद। इनका जो टेन्योर होता है वो आपका 2 ईयर्स का होता है, लेकिन इनको 5 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, एक बार में 1 साल के लिए ही एक्सटेंड किया जाता है, यानी कि टोटली आपको 3 एक्सटेंशंस मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लाइमेट क्लब, एनवायरनमेंट टॉपिक से आपको ज़्यादातर इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट अभी वो पुराने घिसे पीटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं स्टैटिक वाले, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, अगर कोई एक्ट्स बने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो क्लाइमेट क्लब एक एनवायरनमेंट इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया, आपको ये बताना है कि किस ग्रुप ने स्टार्ट किया है। तो जो आपको जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है आपका G7 ग्रुप के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट क्लब क्या है? क्लाइमेट क्लब क्या है? सबसे पहले ये आइडिया क्लाइमेट क्लब का एक इकोनॉमिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, विलियम नॉर्डहास, इन्होंने फ्लोट किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो ये क्लाइमेट क्लब है वो जर्मनी में G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इसको आइडिया को फ्लोट किया गया। क्लाइमेट क्लब क्या है? एक्चुअली देखिए, जो हमारा COP 15 हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो हमारा, वहाँ पे हमने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे ना जाए, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपना एमिशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी चेंज करके हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। तो ये एक वॉलंटरी टाइप का अभी तक डॉक्यूमेंट है, तो वॉलंटरी ना होके पूरा फुली डेडिकेटेड इसको वर्क करना है। तो जो G7 में इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ मोस्टली रहती हैं उनके द्वारा द्वारा बनाया गया एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट क्लब, कि हम इसको वॉलंटरी नहीं रहने देंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक तरह का लीगली बाइंडिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, कि हमने करना ही करना है। तो ये क्लाइमेट क्लब सिर्फ उन कंट्रीज़ का ही ग्रुपिंग है, G7 ग्रुपिंग। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एक्चुअली इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं है, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। इसमें आपको यूनाइटेड किंगडम पार्ट नहीं है, अभी फ़िलहाल आपको इस ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। इकोनॉमी के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे कि ये EFTA वगैरह क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे विल अटेंड 49th समिट मीटिंग ऑफ G7 कंट्रीज इन May 2023 दैट विल लीड हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पे हो चुकी है ये, ठीक है, जापान में हुआ था ये G7 कंट्रीज़ का 2023 का जो समिट है वो जापान में हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और भी कंट्रीज़ को विज़िट किया है, ठीक है, एक ही स्ट्रेच में 3 कंट्रीज़ को विज़िट किया, एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विज़िट किया, एक उन्होंने पापुआ न्यू गिने को विज़िट किया है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो ये पापुआ न्यू गिने है इसका कैपिटल क्या है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी जो कंट्री है इसका आप मैप पे लोकेशन देख लीजिएगा एक बार, अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया करंट अफेयर से तो जहाँ पे बन सकता है, लेकिन आपको इसकी कैपिटल ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके बाद यह है RBI हैज़ स्टार्टेड विथड्रॉल प्रोसेस ऑफ 2000 रुपीज़ बैंक नोट्स दैट विल रिमेन लीगल टेंडर अनटिल।
2000 रुपीज़ के नोट को आरबीआई ने वापस लेना स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन 2000 रुपीज़ का नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। कब तक रहेगी ये आपकी सितंबर 30, 2023 से पहले पहले आप इसको बैंक्स में जाके क्या करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है न्यू पार्लियामेंट हाउस विल हैव हाउ मेनी सीट्स इन द सेंस की सीटिंग कैपेसिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारा न्यू पार्लियामेंट्री हाउस बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया गया है, 28 मई को किया था, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है वो आपका एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो लोकसभा है उसकी सीटिंग कैपेसिटी एंड राज्यसभा की सीटिंग कैपेसिटी आपको बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का सीटिंग कैपेसिटी हमारा 888 रहेगा एंड जो हमारा राज्यसभा है उसकी सीटिंग कैपेसिटी हमारी आपकी 384 रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मेंबर्स हैं, मेंबर्स अभी संख्या बढ़ेगी 2026 के बाद हम इसको बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। सीटिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा ये लोकसभा है वहाँ पे जो इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है वो हमारा पीकॉक से लिया गया है, हमारा जो नेशनल बर्ड है, ठीक है। और जो हमारा राज्यसभा का इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, उसका आपका जो हमारा लोटस है नेशनल फ्लावर, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट से क्या किया गया, राज्यसभा को डिज़ाइन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है रिसेंटली एक टर्म न्यूज़ में थी एरावत, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो ये एरावत है ये किस चीज़ से रिलेट करती है। जो ये एरावत टर्म है आपकी सुपर कंप्यूटर से रिलेट करती है। इंडिया का कंप्यूटर है एरावत, ठीक है। वहाँ पे इस सुपर कंप्यूटर को टॉप आई थिंक 100 कंप्यूटर में इसको शामिल किया गया है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक टर्म न्यूज़ में है 30x30 टारगेट, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, इसका कारण क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो ये यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ पे एक टारगेट रखा गया था पहले कि हम 30% लैंड 30% ओशंस को क्या करेंगे बाय 2030 प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो हमारी डिग्रेड हो चुकी है। लेकिन अभी हम रिसेंटली COP15 हुई थी, CBD कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वहाँ पे इस टारगेट को रिड्यूस करके 30% कर लिया गया सारा मिला के, लैंड, ओशंस, कोस्टल एरियाज। तो कहने का मतलब हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारा प्रीवियस टारगेट था उसको डिग्रेड किया गया, ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में टर्म न्यूज़ में थी 30x30 टारगेट। आपको पता होना चाहिए कौन सी बॉडी का है, यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोटेम स्पीकर। ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है, न्यूज़ में था। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस। जब आपके न्यूली कोई हाउस इलेक्ट होता है, जैसे मान लो लोकसभा नहीं बनी, तो यहाँ पे सारे जो एमपीज आएंगे उनमें से कोई भी स्पीकर नहीं है, तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट मेंबर को क्या कर लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसी। तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। फिर ये प्रोटेम स्पीकर सभी मेंबर्स की क्या करवाता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाता है एज ए एमपी। उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, ओरिजिनल स्पीकर अपना चूज़ कर लेते हैं। जब ये स्पीकर बन जाता है तो प्रोटेम स्पीकर आपका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, सही है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ध्यान से देख लेना, आपको पेपर में पूछा क्या गया है। सीरिंग मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। करेक्ट है तो बोथ 1 and 2 आता है। अगर यहाँ पे रॉन्ग पूछा होता तो आपका नीदर 1 नीदर 2 आता, ठीक है। उसके बाद है 5th कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास की जो सब मेराइन है, जो आपका जैसे मान लो ये आपका समंदर है, ओशन, इसके नीचे डूब के चलती हैं, सब मेराइनें काम करती हैं, ठीक है। डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट 75 नेम्ड INS वगीर। INS वगीर जो है वो आपकी 5th है। आपको क्या करनी है, 6 डेवलप करनी थी। 6 का नाम है आपका वागशीर। इसके पहले आपकी जो हैं 4 आपकी कमीशन हो चुकी हैं। INS वगीर कमीशन होनी है, इसके सी ट्रायल चल रहे हैं। वागशीर भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, इसके भी सी ट्रायल अभी चल रहे हैं। तो इसका आपको ऑफिशियल नेम बताना है। इसका आपका ऑफिशियल नेम है यार्ड 11879, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, न्यूज़पेपर में। उसके बाद आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DMH11, ठीक है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वैरायटी न्यूज़ में है, ये आपको बताना है। मस्टर्ड की वैरायटी है सबसे पहले।
इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, किसको, हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड थी आपकी, उसको चेंज करके DMH11 बनाया गया। कौन कौन से एलियन स्पीसीज मिलते हैं इसमें, सोयल बैक्टीरियम बैसिलस अमाइलोलोकिफिन्स, ठीक है। इसके अलावा इसको इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पे एक सेंटर है जिसका नाम है GCMCP, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, सही हैं। यहाँ पे UPSC आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, पेयर में ओनली वन, सिर्फ यहाँ पे वन सही है कि 2 पेयर सही है या 3 पेयर सही है। तो यहाँ पे आपको ओनली 3 पेयर्स यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये टिक करना है, ठीक है। उसके बाद है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने अभी इनवाइट किया है कि जो आपके स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन हमें दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है आपका, मार्ग, MAARG। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे द ग्लोबल बिल्ड रिसाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉस्टर इनोवेशन। आपको सारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो आपके 17 इन नंबर हैं आपको पता होने चाहिए। ये गोल आपका किस SDGs के अंडर आता है, ये आपका SDG 19 के अंडर आता है। पिछली बार कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर में आपका सस्टेनेबल सिटीज़ के ऊपर पूछा गया था, तो वो आपका SDG 11 है। सस्टेनेबल सिटीज़ वाला रिपीट हो सकता है, ठीक है। SDG सस्टेनेबल सिटीज़ 11, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इंडिया विल टेक ओवर चेयर ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, GPI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मीन्स, फ्रॉम फ्रांस। पहले फ्रांस इसका चेयरमैनशिप कर रहा था, अभी इंडिया करेगी। तो इंडिया अगर इसका चेयरमैन बना है GPI का, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ AI, ठीक है। जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका हम रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर सकें एंड डेवलपमेंट में हमारा काम आए, तो उसके लिए ये एक बॉडी बनी हुई है। 25 मेंबर होते हैं, इंक्लूड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, 2020 में बना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सेक्रेटरीट है जो OECD की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। रॉन्ग पूछा है यहाँ पे, सारी सही है, तो नन, कोई भी रॉन्ग नहीं है। उसके बाद है आपका एक प्लांट न्यूज़ में है डलबर्जिया सिसु, नाउन कॉमनली एज नॉर्दर्न इंडियन रोजवुड और शीशम। शीशम इसको बोला जाता है या फिर डलबर्जिया सिसु, ये आपका साइंटिफिक नेम है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि क्या सही है। ये स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है, स्टेट ट्री ऑफ पंजाब है, ठीक है, पंजाब का इसको हमारा राज का ये ट्री है, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग हार्डी डेसिडुअस रोजवुड, नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया नहीं है, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जैसे मान लो नेपाल, भूटान, ये सारे इंडियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। इट इज़ इन द सिटीज़ अपेंडिक्स लिस्ट 2, जो साइट्स है, ठीक है, उसकी अपेंडिक्स लिस्ट 2 में इसको शामिल किया गया। एक्चुअली ये साइट्स है क्या, अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, हम इसको नेक्स्ट MCQs में भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स को फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो एक लिस्ट बनी हुई है कि किसको कितना प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बस अगर हम 1 से स्टार्ट करके 4 या 5 तक लिस्ट तक जाएं, तो जैसे जैसे यहाँ पे जाते हैं तो प्रोटेक्शन कम होती जाती है। जो लिस्ट 1 में होते हैं उनको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है। तो अपेंडिक्स लिस्ट 2 में है ये, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो यहाँ पे भी आपकी तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3 आपका सही है। तो ये थे हमारे 21 क्वेश्चंस। टारगेट हमारा नैब तहसीलदार चल रहा है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जो पिछला आपका 7 या 8 मंथ का करंट अफेयर का टॉपिक है वो हम आपको फुल्ली कवर करके दें। बाकी स्टैट आप खुद से पढ़ते रहिए, ठीक है, इतनी जल्दी अब कवर होएगा भी नहीं, ठीक है। बाकी अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी लगता है कि हमें किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको देना चाहिए शॉर्ट नोट्स, तो आप हमें बता सकते हो। अदरवाइज़ इस इनिशिएशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोस उसी हिसाब से बनाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। अदरवाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।